अब जो हम काम कर रहे हैं ये काम कौन सा है कि बोर्ड में आपका जब फाइनल पेपर है उसमें ये टॉपिक्स जो है वो 101% आने ही आने हैं। वो टॉपिक्स जो है ना वो हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक टॉपिक जो है वो हम क्या कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है, एक वर्ड है। हालांकि ये बार बार जो है मैं करा चुका हूं आपको, फिर भी क्योंकि अब हमने हर एक क्वेश्चन जो पेपर में आना है वो डिस्कस करना है, तो अगला जो शब्द है बेटा वो आपके पास है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और आप यकीन माने ये जो है ये आपके पेपर में आना ही आना है। 101% ये पेपर का हिस्सा जो है वो रहना ही रहना है। ठीक है, 5 मार्क्स में आपको क्या मिल रहा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 5 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा, और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और इसके बेसिस पे एक दो छोटा मोटा सवाल 3 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो काम है ये आपके पेपर में एक तरीके से छप गया है और आपको जाके बस उतार के आना है। ठीक है, तो उसके लिए काम जो है वो अब आप कैसे कर रहे होंगे, सुने ध्यान से। ज्यादातर बच्चे जो हैं इसको जानते भी होंगे। ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो समझने की कोशिश करें कि काम करना क्या है। ठीक है, एक लॉ है तो उसकी एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट ने क्या कहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ध्यान से समझें, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ने क्या कहा है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक लॉ है जिसमें इस्तेमाल किसका होता है, ट्राइंगल का। ठीक है, वेक्टर के एडिशन में एक लॉ जो है वो आपके पास है, और जिस लॉ में किसका इस्तेमाल होता है, एक ट्राइंगल का इस्तेमाल होता है, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इसका नाम बनेगा। इसने क्या कहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने क्या कहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर represented as if two vectors are represented as adjacent sides ठीक है, काम जो आपने क्या करना है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज adjacent sides of a triangle taken in same order of a triangle taken in same order, क्या मतलब है अभी समझेंगे, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन their resultant is given by, then their resultant is given by third side in opposite order, third side in opposite order। ठीक है, क्या मतलब है, ध्यान से समझते हुए चलें, सारे बच्चे गौर करें कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है। इस तरीके से डाटा जो है ना वो आपके पास है कि क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है, क्वेश्चन ने आपको क्या बताया है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, वेक्टर्स के एडिशन के लिए एक लॉ है जिसमें इस्तेमाल जो है वो किसका होता है, एक ट्राइंगल का इस्तेमाल होता है। इसलिए जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नाम है। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट दी गई है इसके बेसिस पे आप एक ट्राइंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सुने ध्यान से, बड़ा बेसिक सा काम है कि सर ये जो है ये हमारे पास क्या है, पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। ऑर्डर का मतलब आप ऐसे जा रहे हैं फिर आप ऐसे जाने लगे। ठीक है, ऑर्डर सेम है, तो जो तीसरी साइड है वो क्या देती है, इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का क्या मतलब है, इन दोनों को हटा दो, एक अकेला लगा लो, वो मतलब क्या होता है रिजल्टेंट का। अब ध्यान से समझेंगे कि काम आपने करना क्या है कि ये हमारे पास पहला वेक्टर है, लेट अस कंसीडर कि ये ए वेक्टर है, ये दूसरे वाला वेक्टर है और इसका नाम क्या मान लिया, बी वेक्टर मान लिया। तो ये ऐसे जा रहा था फिर ये ऐसे जा रहा है, ऑर्डर सेम है। अब सेम ऑर्डर करने के लिए ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर जो है वो क्या कर दिया गया है, अपोजिट। और जो इन दोनों को हटाऊं, ए और बी को हटाऊं, तो नाम जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। यही कहा गया है। दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर जो है वो किसके तौर पे लिखे गए हैं, एडजेसेंट साइड के तौर पे। ठीक है, जिनका ऑर्डर जो है वो क्या रहा है, सेम। तो इन दोनों को हटाने के लिए जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरी साइड होगी, और इसका ऑर्डर जो है सर वो क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ये ट्राइंगल जो है वो आपने बना ली। अब इस आर की वैल्यू क्या रहेगी, वो काम जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, ये आर की वैल्यू जो है वो क्या कुछ रहेगी, ये आपका सवाल है। इस आर की वैल्यू जो है ना वो आपने बतानी है। तो इस ट्राइंगल का इस्तेमाल करके आप जो वो रिजल्टेंट है वो बता रहे होंगे कि वो वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ रही होगी। ठीक है, अब समझेंगे ध्यान से कि यहाँ पे आपने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे बेटे। ठीक है, इसके बेसिस पे इतना काम जो है वो आपने कर लिया। अब अगली जो चीजें हैं उन पे ध्यान अगर हम दें तो सॉल्यूशन जो है वो आप कैसे निकाल रहे होंगे, गौर करेंगे कि सर ये हमारे पास क्या थी, पहली साइड थी, ये जो है ये दूसरी साइड थी, और दोनों का रिजल्ट जो है वो किसने दिया है, तीसरी साइड ने। ये गारंटीड बात है कि ये आपके पेपर का हिस्सा है।
ठीक है, उसी तरीके से आप इसको समझें, ये ए नाम है, ये जो नाम है ये बी है, ए बी, और इनका रिजल्ट जो है सर वो क्या है, आर है। इस तरीके से काम आपने कर रखा था। ये जो ट्राइंगल है ये बना ली थी स्टेटमेंट के बेसिस पे। अब आपने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करनी है, इस आर की वैल्यू निकालनी अगर है तो कंस्ट्रक्शन जो है वो छोटी सी करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो नाम है वो मैंने क्या रख लिया, ए, यहाँ पे मैंने नाम रख लिया बी, और ये जो नाम है ये क्या है, सी। अच्छा, जो वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है, ये एंगल है इन वेक्टर्स के बीच, ठीक है। ए और बी के बीच में अगर एंगल बताना है तो ए और बी के बीच में ये एंगल जो है ना वो आपके पास है, तो बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और सी से उसके ऊपर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखें कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। आप इसको कंस्ट्रक्शन वाले साइड के तौर पे लेके चल रहे हैं, और ये जो है इस पे परपेंडिकुलर दिखे, और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया एम। तो ड्रो सी एम परपेंडिकुलर ओवर ए एम, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। कि कंस्ट्रक्शन में अगर लिखना है तो मैंने क्या लिख दिया, ड्रो सी एम परपेंडिकुलर ओवर ए एम। सी एम आपने परपेंडिकुलर जो है वो डाला है। एक बात जो बच्चे गलती करते हैं, इस एंगल को यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाते नहीं है, ये परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर जाए। ये एंगल कितना दिखना चाहिए, 90 डिग्री दिखना चाहिए। अब इसमें टोटल कितनी ट्राइंगल है, तीन, तीनों का इस्तेमाल होगा। ये जो सॉलिड ट्राइंगल बना रखी है इसका इस्तेमाल कहाँ करा है, स्टेटमेंट में। अब ये वाली ट्राइंगल एक पकड़नी है, ठीक है, और एक पूरे बड़े वाली ट्राइंगल है, फिर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके लिए काम करना है। तो जब हम प्रूफ में चलेंगे तो चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है, सुनो ध्यान से। प्रूफ के लिए अगर मैं काम करता हूं तो कंसेप्ट जो है सर वो आपके पास क्या कुछ है, गौर करेंगे ध्यान। यहाँ पे जो नाम है ये नाम है सी, ये जो नाम है ये है बी, और यहाँ पे जो नाम है वो है एम, सी एम बी नाम है। ये एंगल जो है वो कितना है, थीटा, और ये नाम जो है वो क्या है, बी। अब मैं और आप कुछ बातें जानते हैं, और वो बातें क्या हैं सर, कि एंगल के सामने वाले को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर। एंगल के साथ वाले को क्या कहा जाता है, बेस। 90 के सामने वाले को क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज। ये बातें जो है ना वो हम सब जानते हैं, इतनी बातें जो है वो आपको पता हो कि कंसेप्ट जो है वो आपने करना क्या कुछ है, ध्यान से समझते हुए चलें। कोई भी दिक्कत यहाँ तक के काम में आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से चीजें जो है वो आपने कर ली कि सर एक जो स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल के बेसिस पे फिर आपने क्या करना है, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसको आगे की तरफ आपने भेज देना है। ये एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। अब तीनों ट्राइंगल का इस्तेमाल होगा। ये वाली ट्राइंगल इस्तेमाल हो चुकी है स्टेटमेंट में, अब इस वाली को उठाएंगे और इसका इस्तेमाल जो है वो आपने करना है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और ये जो है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो एक बार वैल्यू लगा दो साइन थीटा की, और जब साइन थीटा लगाते हैं तो बेटा आपको क्या पता है, P डिवाइडेड बाई H पता है। तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा लिखा, P। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, CM। परपेंडिकुलर CM है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके बराबर है, B के बराबर है। इस B को ऊपर भेज दिया तो ये क्या बन जाएगा, B साइन थीटा, और B साइन थीटा किसकी वैल्यू है, CM की। चलो जी, जहां पे CM लिखा हुआ है सर, CM की वैल्यू जो है वो कितनी लिखी गई, B साइन थीटा। इतना काम आपने कर लिया, CM आपको पता चल गया। अब यहाँ पे कोस थीटा अगर लगाते हैं तो कोस थीटा मैं लिखूंगा, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह कितना है, BM, और हाइपोटेन्यूज की जगह कितना है, B है। इस B को ऊपर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, B कोस थीटा, और B कोस थीटा जो है सर वो किसके बराबर है, BM के बराबर है। B कोस थीटा जो है वो BM के बराबर है। तो इस BM की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये BM जो है सर वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, B कोस थीटा के बराबर। इस तरीके से काम आपने कर लिया। दूसरे वाली ट्राइंगल का भी रोल खत्म। पहले वाली का रोल क्या था, स्टेटमेंट। दूसरे वाली में आपने ये B साइन थीटा बता दिया और ये क्या बता दिया, B कोस थीटा। अगला काम क्या होगा, अब पूरे बड़े वाली ट्राइंगल जो है ना वो आपने उठानी है। पूरे बड़े वाली ट्राइंगल अगर आप बनाते हैं तो पूरे बड़े वाली ट्राइंगल में अगर आप देखें इस तरीके से काम है। ये एंगल 90 डिग्री स्पेशल दिखना चाहिए। ये नाम C है, ये नाम M है, ये नाम A है। ये वाली साइड अभी किसके बराबर थी, R। ये वाली किसके बराबर थी, B साइन थीटा। और अगर इस वाली साइड के बारे में बात करूं तो ये साइड कितनी थी, A प्लस B कोस थी। ठीक है, चेक कर लो एक बार कि सर अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जो है वो कितनी है, R। ये वाली B साइन थीटा, और ये टोटल अगर मैं लिखता हूं तो A प्लस बी कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया, A प्लस बी कोस थीटा, ये B साइन थीटा, और इसका नाम क्या है, R। तो इस वाली ट्राइंगल में अगर हम इस्तेमाल करें तो मैंने क्या लिख दिया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग PGT। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमने इस्तेमाल कर ली। और पाइथागोरस थ्योरम जो है सर वो क्या कहती है हमें, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में कितना, बेस का स्क्वायर। कुछ भी लिख लो, या B स्क्वायर प्लस क्या लिख लो, P स्क्वायर। इस तरीके से पता है सर आपको कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस में कितना, बेस का स्क्वायर। रखो, अब इसको, हो गया काम खत्म आपका। कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो h की जगह कितना है r, p की जगह अगर मैं बात करूं तो कितना है b साइन थीटा है का होल स्क्वायर, बेस की जगह अगर मैं बात करता हूं तो कितना है a प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। समझ आ रही है यहाँ तक की चीजें आपको? तीन ट्राइंगल हैं, तीनों का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे ही तीनों का इस्तेमाल होगा काम खत्म हो जाएगा। आप जो वो क्या जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है, h का स्क्वायर। तो r स्क्वायर निकालना था, उसी के बारे में बात चल रही है। अब अगर इनके होल स्क्वायर खोलने हैं तो कैसे कर पाएंगे, ये r स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसके बारे में बात करूं तो ये a है, ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करूंगा तो b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2ab, 2ab की जगह कितना है 2ab कोस ऑफ थीटा हमारे पास। इस तरीके से काम करना है। ये a का स्क्वायर है, वो b का स्क्वायर है, 2ab, b की जगह कितना है b कोस थीटा। अब इसमें क्या है b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें क्या है b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ना इकट्ठे कर लो थोड़े से, ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को इकट्ठा अगर मैं करता हूं तो पहले लिख लिया a स्क्वायर को, इन दोनों में b स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचा हुआ है सर, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना है कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में अगर मैं बात करता हूं तो प्लस में वैल्यू कितनी है 2ab और इंटू में कितना हो गया कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम आपने करना है, ठीक है। ये a स्क्वायर की जगह तो a स्क्वायर है ही, b स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन गया, प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2ab कोस ऑफ थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर है r स्क्वायर, और अगर r बताना होगा तो इसका क्या कर देंगे, ठीक है। तो r पता चल गया, और r किसके बराबर है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कोस ऑफ थीटा। इतना काम जो है ना वो आपने कर। दोबारा एक बार देख लो कि दो वेक्टर हैं, एक a है एक b है, दोनों का सम करके देना है, और a और b का सम करके देना है, तो वो आंसर क्या है r। कि पहला वेक्टर पहली साइड, दूसरा वेक्टर दूसरी साइड, दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑर्डर क्या लिया गया है सेम, तो जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरी साइड होगी और ऑर्डर कैसा रहेगा अपोजिट। फिर काम क्या देखा आपने कि यहां से आपको एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना है, इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। इस वाली ट्राइंगल को पकड़ेंगे, इसमें एक बार कोस लगा लेंगे और एक बार क्या लगा लेंगे साइन, तो ये वाली साइड पता चलेगी b साइन थीटा, ये वाली कितनी पता चलेगी b कोस थीटा। अगला जो काम है वो क्या करना है, इस पूरी बड़ी ट्राइंगल में एक बार क्या लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन भी लिए होता है, तो अगर इसकी डायरेक्शन भी बतानी तो ये एंगल अल्फा जो है वो आपने बतानी है, यहाँ पे लिख लेंगे वर्ड कि वो तो मैग्नीट्यूड है। अब अगर डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन दी जाएगी टेंजेंट ऑफ अल्फा से, और टेंजेंट अल्फा से दी जानी है तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये साथ में जो वर्ड है वो क्या हो गया बेस। टेन अल्फा बताना है तो टेन अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन अल्फा के लिए टेन अल्फा लिखा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह b साइन थीटा, और बेस की जगह अगर मैं बात करूं तो बेस की जगह कितना है a प्लस बी कोस ऑफ थीटा। यहाँ तक जो है वो आपके पूरे 3 नंबर जो है बेटा बन जाएंगे। एक बार देख लो, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको, ठीक है, करें इस काम को जल्दी, शाबाश। अब इनके स्पेशल केसेस जो हैं वो भी कई बार पूछ लेता है, अगर 5 नंबर की बात करता है तो अलग अलग टाइप्स के वेक्टर के लिए काम करके देना होता है। मान लो इसमें स्पेशल केस अगर हम करें तो स्पेशल केसेस अगर आपने लगाने हैं तो पहला जो केस है वो हमारे पास किसके लिए, 4 पैरेलल वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स जो हैं वो हमारे कैसे हैं पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके लिए अगर हम काम करें तो ये जो वेक्टर है ये क्या है a, और ये वाला वेक्टर जो है वो क्या है b। और पैरेलल वेक्टर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में एंगल जो है हेयर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है 0। यहाँ पे जो थीटा है सर, थीटा किसके बराबर है 0। पैरेलल वेक्टर्स के मतलब डायरेक्शन सेम है, पैरेलल का मतलब क्या होता है दोनों का जो फेस है या दोनों की एरो जो है वो कहाँ है एक ही डायरेक्शन में। तो अगर आपने r बताना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा फॉर्मूले में था, और थीटा की जगह क्या कर दिया 0, और कोस 0 कितना हो जाता है बेटा 1, और कोस 0 अगर 1 है तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस कितना 2ab। और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा तो आंसर कितना आया a प्लस बी, और a प्लस बी अगर आंसर आया तो ये जो है ये आंसर किसका आ गया मैक्सिमम रिजल्टेंट है सर। ये जो आंसर है ये कौन सा है मैक्सिमम रिजल्टेंट का आंसर है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, थीटा की जगह 0, कोस 0 कितना होता है 1,
तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, आंसर कितना आ गया a प्लस बी। नेक्स्ट जो काम है सर वो आपने क्या करना है, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल का मतलब अगर मैं करूं तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए अगर हम काम करेंगे तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि वेक्टर के फेसेस जो हैं वो अपोजिट हो जाएंगे। ये वाला फेस जो है वो इस तरफ है ए वेक्टर, और ये वाला फेस इस तरफ है, ये क्या हो गया बी वेक्टर। एक उस तरफ है और एक कहाँ हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक हाथ इस तरफ दूसरा ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा है सर वो कितना पता चल गया 180, और 180 डिग्री का अगर एंगल है तो काम जो वो आपने क्या करना है, रिजल्टेंट जो वो मिनिमम हो जाएगा, और रिजल्टेंट अगर मिनिमम हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा a माइनस बी, क्योंकि आप क्या करोगे कोस 180 लिखोगे, कोस 180 -1 बनेगा, तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस बी, और ये जो है ये मिनिमम आंसर होता है, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर सकते हैं आप। मैक्सिमम आंसर कितना होता है a प्लस बी, और मिनिमम कितना होता है a माइनस बी। तीसरा जो काम है वो है फॉर नॉर्मल वेक्टर्स। ये वेक्टर जो है वो हमारे कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, फॉर नॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, वेक्टर हमारे पास नॉर्मल हैं, ऑर्थोगोनल हैं, या अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल या नॉर्मल वेक्टर्स अगर हैं तो काम जो है सर वो हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर अगर हैं तो थीटा कितना होगा 90, और थीटा 90 होगा तो केस क्या बन जाएगा कि r बराबर है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस कितना 2ab कोस ऑफ 90, और क्योंकि कोस 90 कितना हो जाता है 0, ये तो खत्म हो जाएगा, तो आंसर जो वो क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर और प्लस में कितना बी स्क्वेयर। ठीक है, ये तीन केसेस जो है ना वो मेन बनते हैं। एक बार थीटा 0 पैरेलल वेक्टर्स हैं, थीटा 180 तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, और थीटा 90 तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और इस तरीके से रिजल्ट्स जो है ना वो आप निकाल रहे होते हैं। ये वाला काम कर लो, फिर हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसकी बस स्टेटमेंट लिखनी होती है, बाकी सारा काम जो है वो क्या होता है सेम ही रहता है इसके जैसे ही। करें एक बार इसको फिर आगे देखेंगे। दोनों ध्यान से, ये कर लिया आपने। नेक्स्ट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें जहां तक का काम डिफरेंट रहता है ना, मैं उतना काम जो है वो आपको बताता हूं, बाकी सारा आपका जो है वो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा ही हो जाता है। तो अब जो काम है वो आपने क्या करना है, दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ना उसके बारे में काम करें, सिंपल सी बात है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था तो काम क्या कर रहे थे कि एडिशन में किसका इस्तेमाल हो रहा था, ट्राइंगल का। अब वेक्टर एडिशन के लिए एक लॉ है जिसमें इस्तेमाल किसका होता है, पैरेललोग्राम का, तो नाम क्या पड़ जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, इस तरीके से चीजें हैं कि ये हमारे पास पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, जिसको पैरेललोग्राम की साइड्स के तौर पे दिखाया गया है। इस तरीके से जो है वो एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स के तौर पे दिखा रखा है, तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द डायगोनल। ठीक है, इस तरीके से काम है। दोबारा देखो ध्यान से समझो कि हमारे पास ये पहला वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है जिसका नाम क्या है बी वेक्टर, देन रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डायगोनल, और डायगोनल जो है वो क्या है आर वेक्टर। खास बात क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन द सेम ऑर्डर, ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का ध्यान रखना, पहले ऑर्डर सेम है फिर उल्टा आना था, उल्टा ना आके आप कैसे जा रहे हैं अपोजिट जा रहे हैं, इस तरीके से काम करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने क्या समझाया, दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने समझाया है, और इस लॉ ने क्या कहा है, इफ टू वेक्टर्स are, if two vectors are represented as, if two vectors are represented as adjacent sides, adjacent sides of a parallelogram, of a parallelogram taken in same order। ठीक है, दो साइड हैं और दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या लिया गया है सेम, ए और ये बी, और दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या है सेम, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय, then their resultant is given by
डायगनल, उनका रिजल्टेंट जो है वो कौन देगा, डायगनल देगा। देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगनल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। डायगनल देगा और डायगनल का ऑर्डर जो है सर वो क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। ठीक है, ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कौन देता है, एक डायगनल देता है और डायगनल का ऑर्डर जो है सर वो कैसा रहता है, अपोजिट रहता है। ये काम जो है ना वो आपने करना है। पहले इस वाली स्टेटमेंट को उतार लो, फिर जो काम जहां पे जाके कॉमन बनेगा वहां से हम छोड़ देंगे, अगला काम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद करें जल्दी, शाबाश। तो आगे जो काम करना है, सुने, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या है, आर वेक्टर है। अब समझे ध्यान से कि काम जो है वो हमने क्या कर लिया कि ये जो पॉइंट है इसका नाम है ए, ये पॉइंट जो है वो बी, ये नाम रख लिया सी और ये नाम क्या रख लिया डी। इसके बाद का सारा काम वही है। क्या काम करा था आपने पहले, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां से सर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था और ये परपेंडिकुलर कहाँ जो है इसके ऊपर जो है वो आपने डाल दिया था। बिल्कुल डिट्टो सारा काम जो है वो सेम ही करना है। इस वाले एंगल को नाम थीटा दिया था, इस वाले एंगल को नाम अल्फा दिया था। जो काम पहले करा है वो डिट्टो सेम रिपीट करना है। और यहाँ पे बस ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो एक्स्ट्रा आ गया है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है तो स्टेटमेंट चेंज करनी है, बाकी सारा काम वही करना है जो आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया है। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है वो यहाँ से हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं। मान लो पहले वाला सवाल जो है मैं क्या लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा एक सवाल पूछा जाता है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स is equals to either of them. Resultant of two equal vectors is equals to either of them. ठीक है, ये काम जो है ना ये क्वेश्चन ने कहा है रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ देम। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में आपने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल जो है ना वो फाइंड आउट करके देना। ये क्वेश्चन ने जो है ना वो आपको कहा है, सुनो ध्यान से, क्या कह रखा है, 1 मिनट का काम है सारा का सारा। ठीक है, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है ना वो आपसे है कि रिजल्टेंट है दो इक्वल वेक्टर का। तो दो वेक्टर हम क्या क्या मानते हैं, एक ए मानते हैं और एक क्या मानते हैं, बी। और दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। दोनों आपस में इक्वल हैं तो काम जो वो क्या कर रखा है कि ए बराबर है किसके, बी के, और जो रिजल्टेंट है वो भी उन्हीं के ही बराबर है। तो रिजल्टेंट भी जो है वो उसी के ही बराबर है, तो क्या लिख लिया, आर। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि रिजल्टेंट बराबर है ए के और ए बराबर किसके है, बी के। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और इस वैल्यू को लेट अस कंसीडर कि आपने कितना मान लिया, एक्स कंसीडर, कितना कंसीडर कर लिया, एक्स। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे बताओ कि थीटा कितना हो। तो आर का फॉर्मूला जानते हैं, और आर का फॉर्मूला जो है बेटा वो किसके बराबर है, आर का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला जो है वो आपको पता है कि आर की वैल्यू है, और आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अगर मैं बात करूं ए बी और आर, ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो आर की जगह मैंने क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर अगर है तो मैंने क्या लिख लिया, एक्स का स्क्वायर लिख लिया, बी का स्क्वायर है दोबारा एक्स का स्क्वायर कर लिया 2, ए की जगह एक्स दोबारा से एक्स, और कोस ऑफ एंगल, कोस ऑफ एंगल नहीं पता है सर, वो निकालना है, वो क्या हो गया, कोस ऑफ थीटा हमारे पास। अब अगर मैं बात करूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो पहले तो इसका तो रूट कट जाएगा और इस साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, और इनटू में कितना हो गया, कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम कर लिया। ए की जगह एक्स, बी की जगह भी एक्स, प्लस डबल ऑफ पहले वाला एक्स दूसरे वाला एक्स और कोस ऑफ थीटा हो गया। स्क्वेयरिंग करी तो इसका स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। और इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। अब जो डाटा है सर वो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2x स्क्वायर जो प्लस में था उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है 2x स्क्वायर, और इनटू में कितना हो गया, कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे बेटे एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर है 2x स्क्वायर, और इनटू में कितना, कोस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -1 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, इज इक्वल टू कितना, कोस थीटा। और कोस थीटा जो है सर वो किसके बराबर है, 120 के बराबर। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो थीटा कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाता है, 120। इतना काम आपने करना है, कोई बात ही नहीं है सर। कि आर बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, आर बराबर है ए के और ए किसके बराबर है, बी के। तीनों को एक्स मान लो, पुट कर लो, सिंपल सोल्व कर लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। उतार लो, कोई दिक्कत आ रही है पूछें, करें जल्दी, शाबाश।
सेकंड जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे क्या हो सकता है, सुनो ध्यान से। आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर दे रखा है p प्लस क्यू, वन ऑफ द वेक्टर इज गिवन एज p प्लस क्यू, अनदर वेक्टर इज गिवन टू यू एज p माइनस क्यू, एंड दे हैव अ रिजल्टेंट ऑफ अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस कितना q स्क्वायर। तो फाइंड एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में क्या बताना है, एंगल जो है सर वो बताना है कि इनके बीच में एंगल क्या होगा, ये आपका सवाल है कि वन ऑफ द वेक्टर इज गिवन टू यू एज p प्लस क्यू, अनदर वन इज p माइनस क्यू, रिजल्टेंट इज अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फाइंड एंगल। ज्यादातर सवाल जो हैं जो आपके स्कूल में वो इन्हीं दोनों क्वेश्चन के बीच में निपट जाएंगे अगर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का सवाल पेपर में आता है तो। बताइए आपको कि क्या पता है कि r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab और इंटू में कितना हो गया कोस ऑफ थीटा। ठीक है कि r बराबर है, और r किसके बराबर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। r की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, r की वैल्यू है अंडर रूट 3p स्क्वायर और प्लस में कितना q स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a की जगह कितना है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, b की जगह कितना है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, प्लस डबल ऑफ a, p प्लस क्यू है b की जगह p माइनस क्यू और इंटू में कितना हो गया कोस ऑफ थीटा होगा। इतना काम जो है ना सर वो हमने करना है कि r की वैल्यू जो है सर वो पता है, और r के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को जस्ट पुट करना है। सिंपल मैथमेटिक्स सोल्व करना आना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। सुने ध्यान से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर मैं कर लूं तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूं तो रूट से रूट कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3p स्क्वायर और प्लस में कितना q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोलूं तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होल स्क्वायर खोलूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना 2ab और प्लस डबल ऑफ ये a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में कितना कोस ऑफ थीटा। ये काम आपने कर लिया, प्लस के 2pq ने माइनस के 2pq को कैंसिल कर दिया, ये p स्क्वायर कितना हो गया बेटे 2p स्क्वायर, माइनस में भेज दूंगा तो माइनस का 2p स्क्वायर हो जाएगा, ये q स्क्वायर है q स्क्वायर कितना हो गया 2q स्क्वायर, माइनस में भेज दिया इज इक्वल टू डबल ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और इंटू में कितना हो गया कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम कर लिया आपने, डबल ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू कोस थीटा। 3p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर को माइनस करूंगा p स्क्वायर, ये माइनस करूंगा तो माइनस का q स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और इंटू में कितना कोस ऑफ थीटा। तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर जो है बेटा वो क्या हो गया कैंसल, हाफ बराबर है किसके कोस थीटा के, और हाफ जो वैल्यू है सर वो किस एंगल पे होती है 60 पे, तो थीटा अगर बताया जाएगा तो थीटा किसके बराबर आ गया 60 डिग्री। ये काम आपने करना है, शाबाश जिन बच्चों ने निकाल लिया है बहुत बढ़िया, इतना काम जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, निपटा लेंगे इस काम को।